बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन ग्रामी, क्या आप जानते हैं कि जनरल राहील शरीफ कौन है, जो 46 ममालिक की मुस्लिम ममालिक की फ़ौज का लीडर है, सरबराह है? वो कौन है? जनरल राहील शरीफ का ताल्लुक़ क्या आप जानते हैं कहाँ से? अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर लिखना है और साथ में पाकिस्तान जिंदाबाद ज़रूर लिखना है। जनरल राहील शरीफ साहब के होते हुए आज फ़लस्तीन दुनिया भर में भीख मांग रहा है अपनी ज़िंदगी की, अपने बच्चों की ज़िंदगी की, और पाकिस्तान में फ़लस्तीन के लिए झंडे बुलंद किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है सेव फ़लस्तीन। अब समझ नहीं आ रही कि 46 ममालिक का लीडर पाकिस्तान का वो बंदा जो कि पाकिस्तान आर्मी का सरबराह रह चुका हो, वो खामोश हाथ पे हाथ रख के तमाशा देख रहा है। हैरत की बात है। नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो में आपको सऊदी अरब के कुछ अहम राज की बताएंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि यमन ने इस जंग में अपना क्या अहम किरदार अदा किया है और सऊदी हुक्मरान जो हैं वो लालच और इख्तदार और पैसे के नशे में किस जगह मौजूद हैं और क्या वजह है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो जनरल राहील शरीफ साहब के हाथ बांधे हुए आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। मगर हस्ब रवायत आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज़ ना भूलिएगा, ताकि इसी तरह की मालूमाती इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो आप तक वक्त पर पहुंच सके। नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि आप जानते हैं, हमेशा कोशिश रहती है कि क्रिएटिव इस तरह की इन्फॉर्मेटिव बात हो जिससे आपको लगे कि बात में दम है और यकीनन ये एक रियल नॉलेज है। अब देखें कि पूरे पाकिस्तान में एक तरफ फ्लैग उठा करके, फ़लस्तीन के फ्लैग उठा करके लिबरल्स जो हैं वो ये जाहिर कर रहे हैं कि जनाब हम फ़लस्तीन के साथ हैं, और ऊपर से उन्हीं की कंपनियों की कोल्ड ड्रिंक्स इस्तेमाल की जा रही हैं जिन्हें मेंशन तो नहीं किया जा सकता, जिनका नाम बवजह मजबूरी, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफार्म भी उन्हीं के हैं तो हम यहाँ पर उनका नाम नहीं ले सकते। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किन कंपनियों की बात हो रही है। वो वहाँ पर पी करके सामने उन्होंने खाली डब्बे फेंके हुए हैं और ऊपर इन्होंने पकड़े हुए हैं सेव फ़लस्तीन। आप अंदाज़ा लगा लें कि ये लिबरल्स जो कि दारुल हुकूमत पाकिस्तान के अहम शहर में बैठ करके, पाकिस्तान के अहम शहर इस्लामाबाद में बैठ करके एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं, वो लिबरल्स जो कि किराए पर मिलते हैं पाकिस्तान में, वो एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं सेव फ़लस्तीन। वो कौन सी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। खैर, प्रोडक्ट के बारे में इस्तेमाल ना करना या करना ये तो हर इंसान की अपनी ज़ाती राय है, वो उनकी मर्ज़ी है, इसके ऊपर मज़ीद डिस्कस हम नहीं कर सकते। नाज़रीन ग्रामी, आपको याद होगा कि सऊदी अरब का जो मिशन है 2030 सऊदी अरब का एक मिशन है जिसमें ये अपनी तर्ज का एक ऐसा शहर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जो कि दुबई से भी शायद हो सकता है कि मज़ीद बेहतर हो। दुबई शायद जहां सोच रहा है उससे ज़्यादा आगे जो है वो सऊदी अरब सोच रहा हो। सऊदी अरब के हुक्मरानों की सिर्फ अब ये ख्वाहिश रह चुकी है कि सऊदी अरब को हर तरह से फहाशी का अड्डा बनाना है, एक ऐसी सरजमीन को जिसके ऊपर पूरी दुनिया से लोग इबादत करने जाते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से और उसके रसूल से हम कलाम होने की कोशिश करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने गुनाहों की भीख मांगते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दर पर सर झुकाते हैं कि या रब्बे कायनात, अगर हम गुनाहगार हैं, हमने ज़िंदगी भर अगर कोई गुनाह किए हैं जो हमारे गायब में, जो ऐसे गुनाह हैं जो हमारे हिडन हैं, सिर्फ हम जानते हैं, और कोई ऐसे गुनाह हैं जो लोगों से हमसे ज़्यादतियाँ हुई हैं, वो मुआफ़ फरमा। वो उस ज़मीन पर जा कर के, सऊदी अरब में जा कर के लोग माफ़ी मांगते हैं और उसी सऊदी अरब की, उसी पाक सरज़मीन औलिया वलीउल्लाह और रसूलुल्लाह की ज़मीन के ऊपर जो है एक फहाशी का अड्डा कायम किया जा रहा है जो कि सऊदी अरब के हुक्मरान जानबूझकर कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि हो सकता है सऊदी अरब के हुक्मरान जिस कदर नशे में धुत हैं, जिस कदर सऊदी अरब के हुक्मरान जो हैं वो अपनी हुक्मरानी में गुम हैं, इनको कुछ नज़र नहीं आ रहा, इनकी आंखों पर पट्टी है, ये भी मुमकिन है कि इनको लीड कोई और कर रहा हो। अगर इनको लीड कोई और ना कर रहा होता तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि आपके घर में किसी और की हुक्मरानी चलेगी। आपको पता हो कि मेरे घर की एक चादर चार दीवारी है, मेरे घर का एक तक़द्दुस है, उस तक़द्दुस के होते हुए आप अपनी इज़्ज़त आबरू को उछालना शुरू कर दें अचानक से, ये बात किसी को समझ नहीं आती। और यही कुछ हो रहा है सऊदी अरेबिया में, और सऊदी अरब को पूरी दुनिया देख रही है, पूरे मुसलमान ममालिक देख रहे हैं कि एक मुस्लिम सरबराह कंट्री जो कि पूरी दुनिया को लीड करता है और पूरी दुनिया के मुसलमान जहां जा कर के अपनी इबादत सर अंजाम देते हैं, वो इस वक्त किस पोजीशन में है, क्या करना चाह रहा है। नाज़रीन ग्रामी, आपको यमन की बात बताते चलें कि यमन
جو ہے اس نے جرت کی ہے کہ یہ اسرائیل کے اوپر، اسرائیل کے کچھ فوجی اڈوں کے اوپر، اسرائیل کے کچھ قافلوں کے اوپر حملہ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے اسرائیل کو نقصان ہونا شروع ہوا ہے۔ مگر یہ نقصان اس نقصان جتنا نہیں ہے جو فلسطین کو پہنچایا جا رہا ہے۔ فلسطین میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی تھی، اگر آپ کو شاید یاد ہو، اگر آپ نے غور سے دیکھی ہے، اس ویڈیو میں بھی بتانے کا یہ مقصد تھا کہ جان بوجھ کر کے سب سے پہلے پلاننگ کی گئی، فلسطین کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ فلسطین نے خاموش ریاست اسرائیل کو اچانک سے حملہ کیا، اور انہوں نے پیراشوٹ ٹائپ جو کٹس ملتی ہیں وہ کٹس استعمال کر کے یہ اچانک سے ان کے شہروں میں، ان کی آبادی میں، اسرائیل کی آبادی میں گھسے، اور وہاں جا کر کے انہوں نے بے انتہا تباہی مچائی، اور وہاں سے لوگوں کو اغوا کر کے کہ یہ اپنے فلسطین میں لائے۔ جبکہ ایک چیز حیرت میں مبتلا کرتی ہے کہ اسرائیل کی انٹیلیجنس ادارے جو کہ پوری دنیا میں شارپ ہیں، پوری دنیا میں اتنے شارپ ہیں، اتنے ٹیلنٹڈ ہیں، اتنی ٹیکنالوجی سے منسوب ہیں کہ ان کی ٹیکنالوجی پر کہا جائے کہ کسی قسم کا شک نہیں، ان کی اتنی سٹرونگ ٹیکنالوجی ہوتے ہوئے وہ کس طرح سے اتنی بڑی کارروائی عمل میں لائی گئی، پھر یکدم ان سب کا اڑان بھرنا، جبکہ ان کا جو ایک ایئر جو ہے وہ ویو کا سسٹم ہے، جو ایئر سیکیورٹی کا سسٹم ہے، وہ اتنا مضبوط ہے کہ یہاں سے آنا، ان سب کا اڑنا یکدم سے ناممکن تھا۔ اور اگر یہ اڑے بھی تو پھر ان کے جو خلا بازی کا جو حدود ہے وہاں پر جیسے ہی گئے ہیں، یہ خلا کی حدود میں گئے ہیں، تو وہاں ان کی جو ایئر فورسز ہیں وہ اس سے لا تعلق کیسے رہ گئیں کہ اچانک سے اتنے سارے لوگ اڑ کر کے اسرائیل میں آ رہے ہیں اور اسرائیل میں لینڈ کرتے ہی لوگوں کو اغوا کر رہے ہیں۔ آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ایک پری پلانڈ معاملہ ہے، یہ معاملہ جو ہے وہ عام نہیں ہے، اس کو پلان کیا گیا۔ سب سے پہلے اس لیے پلان کیا گیا کہ جیسے ہی عمل میں لایا جائے گا، جیسے ہی تھوڑا سا نقصان کیا جائے گا، 1-2% اگر اپنے ملک کا نقصان کیا جائے گا، پھر اس سے پوری دنیا کو یہ پیغام دیا جا سکے گا بڑے ہی بآسانی سے کہ فلسطینیوں نے ہمت کر کے ہمارے ملک میں گھسے اور ہمارے ملک میں بہت زیادہ نقصان کیا، جس کا بدلہ اب ہم پر لینا لازم ہے۔ اور اسرائیل نے یہ دکھلاوا کرنے کے بعد بالکل ٹھیک ویسا ہی کیا، ان کا 0.5% نقصان اور انہوں نے پورے کا پورا فلسطین تباہ کر کے رکھ دیا ہے، جس کو صرف 8000 شہادتیں کہا جا رہا ہے کہ صرف 8000 شہادتیں ہوئی ہیں، جبکہ میں اس بات کو ہرگز تسلیم نہیں کرتا، کیونکہ یہ شہادتیں وہ ہیں جو زبانی بتائی جا رہی ہیں، یہ 8000 نہیں 8 لاکھ ہو سکتی ہیں، کیونکہ اس کے بارے میں کسی قسم کی کوئی خبر نشر نہیں کی جا رہی، جبکہ اسرائیل کی طرف سے بے انتہا بم پر بم برسائے جا رہے ہیں، میزائل پر میزائل مارے جا رہے ہیں، اور آپ اندازہ کر لیں کہ جو اتنا اندھے میزائل برسا رہے ہیں کہ انہیں ہاسپٹل تک کی تمیز نہیں رہی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہاسپٹل پر جا کر گرے، وہاں پر لوگ جو زیر علاج ہیں، جہاں پر بچے یا خواتین زیر علاج ہیں، وہاں پر جا کر کے نقصان کرے گا، انہیں اس بات کی تمیز نہیں رہی، تو کیا آپ اندازہ کریں کہ وہ آبادی کنٹرول کرنے میں کس حد تک نہیں جا سکتے۔